हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपकी कक्षा 12 रसायन विज्ञान का वो टॉपिक है, उपसहसंयोजक यौगिक। और बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। उपसहसंयोजक यौगिक आपका कक्षा 12 में इकाई 9वीं इकाई का यह चैप्टर है, उप सह यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक यौगिक रसायन विज्ञान में की एक शाखा है जहां पढ़ा जाता है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। तो पूरी विस्तृत हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो यहाँ नहीं पढ़नी है, फिर भी बहुत ही हद तक बढ़िया ही पढ़ना है। अच्छा, तो उपसहसंयोजक यौगिक को हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, संकुल यौगिक। संकुल यौगिक यानी इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक, या उसको उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि ये उपसहसंयोजक यौगिक होता क्या है। उपसहसंयोजक यौगिक, अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ ध्यान दें तो उपसहसंयोजक यौगिक, तो उपसहसंयोजक कहने का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें उपसहसंयोजक बंध बना हो, उसे उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, वह यौगिक जो उपसहसंयोजक बंध के निर्माण से बना हो उसे उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्लियर? यानी उपसहसंयोजक बंध द्वारा बने यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब बात आती है उपसहसंयोजक बंध। तो हम आपको थोड़ा बंध के बारे में बता देते हैं। पुरानी जानकारी है कक्षा 11 की, इसकी थोड़ी सरसरी बेसिक से एकदम पढ़ रहे हैं, बेसिक से पूरी तरह समझ में आएगा। बॉन्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो बॉन्ड जब दो परमाणुओं के बीच कोई आकर्षण बल होता है, जैसे वैद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल भी फोर्स हो सकता है, लंदन फोर्स हो सकता है, तमाम सब इस प्रकार के बल लगते हैं। तो इन बलों के कारण, उनमें आकर्षण के कारण ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यानी जब दो परमाणु एक दूसरे के पास किसी बल द्वारा आकर्षित होकर बंध जाते हैं तो बंध बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यह बॉन्ड दो प्रकार का हमने पढ़ा है, 3 प्रकार का होता है। पहला हम बात करते हैं वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध की बात करते हैं। इस प्रकार के बंध कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। अर्थात आदान प्रदान के लिए 2 चीज होना चाहिए, एक दाता परमाणु, दूसरा ग्राही परमाणु। और इस प्रकार से हम जनरली बात करें तो जो धातुएं होती हैं वो दाता परमाणु होती हैं, और जो अधातु होता है
वो ग्राही परमाणु होता है। दाता का मतलब डोनर, ग्राही का मतलब एक्सेप्टर। क्लियर है? अब हम उदाहरण लेते हैं। एक हमारी धातु है सोडियम, एक अधातु है क्लोरीन। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर एक परमाणु का एक खास गुण होता है कि वह परमाणु अपने अष्टक को पूरा करे। हर परमाणु अपने अष्टक को पूरा करे। अष्टक को पूरा करने का मतलब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हर परमाणु अपने अष्टक को पूरा करके इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो अपने इनर्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम क्या कर सकता है, इसके पास त्यागने की प्रवृत्ति है। यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। कौन? सोडियम। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है इस पे प्लस आ जाता है और यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस पे माइनस आ जाता है और यह दोनों मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसे हम NaCl बोलते हैं। प्लस और माइनस एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत आकर्षण का बल लगाते हैं और उस वैद्युत आकर्षण के बल के कारण ये दोनों पास पास आ जाते हैं और यह वैद्युत बल के द्वारा बंध जाते हैं। इसीलिए इसमें वैद्युत का गुण है, आवेश का गुण है, इसलिए इसको वैद्युत बोलते हैं। और इस वैद्युत के कारण इनमें संयोग हुआ है, ये मिले हैं वैद्युत का अर्थ संयोजी बंध कहा जाता है। क्लियर है? तो वैद्युत संयोजी थोड़ी सी बस जानकारी हम लेते चलते हैं। बाकी केमिकल बॉन्ड चैप्टर है कक्षा 11 में, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। अगर विस्तृत से नहीं जानते हैं तो फिर से जाकर कक्षा 11 की बुक या नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक है? हम बात करते हैं दूसरे बंध की। सहसंयोजक बंध। कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट ठीक है? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बना बंध। बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसमें बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आप अगर बताएं तो O2 ले लेते हैं। O2 कैसे बना है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया कि हर एक परमाणु के पास, हर परमाणु चाहता है कि अपना अष्टक पूरा कर ले। तो यह परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है और यह ऑक्सीजन का परमाणु भी उसके 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है और इस प्रकार से O डबल बॉन्ड O का निर्माण हो जाता है, जिसको आप ऑक्सीजन कहते हो। तो यहाँ बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यह बंध बना। यहाँ द्विबंध बना है, एक को पाई बॉन्ड कहते हैं, एक को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बंध बनता है जैसे CH4 में कार्बन से हाइड्रोजन,
इस बांध में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। इस प्रकार से बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा ये सब सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उपसहसंयोजक बंध की। क्लियर है? हमको आशा है कि आप समझ चुके होंगे इस बात, पुरानी वैसे पढ़े हैं, आपकी रिमेंबरिंग के लिए ये सब बातें मैंने बता दी। बात करते हैं उपसहसंयोजक बंध की, तब उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ये जानकारी के लिए ज़रूरी है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी है। तो उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध क्या होता है? इसमें भी वे बंध जो इलेक्ट्रॉनों, जो दो परमाणुओं के बीच, सुन लीजिए, अब हम उपसहसंयोजी बंध की बात करते हैं। उपसहसंयोजी बंध क्या होता है? वे बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा बने होते हैं तथा आदान प्रदान किया गया जो इलेक्ट्रॉन होता है, आदान प्रदान का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो दोनों परमाणुओं के अष्टक को पूरा करता है। तो इस प्रकार के बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करते हैं अमोनिया की, NH3 होता है, इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है, नाइट्रोजन को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है, हाइड्रोजन के भी डुप्लीट कंप्लीट है, तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। लेकिन हुआ क्या कि एक हाइड्रोजन आता है, अपना इलेक्ट्रॉन खोकर, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद यह हाइड्रोजन H+ के रूप में आता है और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाने की रिक्वेस्ट करता है। यानी वह H+ इस अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ बंध बनाना चाहता है। अमोनिया का नाइट्रोजन कहता है कि बंध तो हम तुम्हारे साथ बनाएंगे, लेकिन शर्त यह है बंध बनाने में हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उस बंध में नाइट्रोजन के ही लगेंगे। अब तो नाइट्रोजन कहता है कि जब भी तुम जाओगे इस बंध को छोड़कर, तब इस इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाओगे, पहली शर्त। दूसरी बात मैंने वहाँ लिखवाया है कि यह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी अष्टक को पूरा करता है और इसके डुप्लेट को भी पूरा करता है। अर्थात ऐसे जब होता है तो यह बंध बन जाता है नाइट्रोजन के साथ, ऐसे H H H H, और इस पूरे पे प्लस लिख देते हैं। अब प्लस चार्ज ऐसे आ जाता है, यह जो बंध कहा जाता है उपसहसंयोजी बंध। यह जो तीर से बनाया गया है उपसहसंयोजी बंध आपका कहा जाता है। ठीक है, उपसहसंयोजी बंध अर्थात इस डेफिनेशन के अनुसार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का युग्म का आदान प्रदान हो रहा है, उसके साथ साथ यह इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के अष्टक को पूरा करता है। इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे। यह H2SO4 में भी बनता है भाई, H2SO4 में आपको दिखा देते हैं। यस, इधर OH, इधर OH, सल्फर की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। सल्फर की बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 हो गया, 2 2 4 2 6। अब ऑक्सीजन बचता है, सल्फर क्या करता है, यहाँ पे भी उपसहसंयोजक बंध बनाता है, यहाँ पे भी उपसहसंयोजक बंध बनाता है और दोनों के अष्टक पूरा हो जाते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर है सल्फर का। तो यहाँ उपसहसंयोजक बंध बनता है
आगे हम बात करते हैं उपसहसंयोजक बंध। आप समझ गए, तो यही बंध जिस यौगिक में, जिस कंपाउंड में बनता है उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जिस यौगिक में उपसहसंयोजक बंध बनता है उसे उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो हम उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ने से पहले हम बात करते हैं सॉल्ट यानी लवण। तो साल्ट कैसे बनता है भाई? साल्ट जो बनता है अम्ल क्षार से मिलकर लवण बनता है प्लस जल निकलता है, यही प्रोसेस है। और यह लवण जो होता है इसे हम योगात्मक यौगिक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो लवण होता है योगात्मक यौगिक होता है, और यह योगात्मक यौगिक दो कैटेगरी में बांटा गया है। इस लवण को हम, इस योगात्मक यौगिक को हम कहते हैं डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसे हम डबल साल्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स द्विक लवण। और संकुल लवण। संकुल लवण, द्विक लवण क्या हो जाता है? विलयन में अपघटित हो जाता है। और यह विलयन में अपघटित नहीं होता है। ठीक है, संकुल लवण विलयन में अपघटित नहीं होता है और यह विलयन में अपघटित हो जाता है। अब ध्यान से अलग अलग समझ लेते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनते हैं जिनको योगात्मक यौगिक बोला जाता है। वह योगात्मक यौगिक दो कैटेगरी के हो जाते हैं। एक कैटेगरी ऐसी आती है जो विलयन में अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन एक ऐसा सॉल्ट मिल जाता है, एक ऐसा योगात्मक यौगिक मिलता है जो अपने विलयन में जाने के बाद भी कुछ बदलाव उसमें नहीं होता है, यानी वह अपघटित नहीं होता है। तो हम बात करते हैं द्विक लवण की। इसको नोट्स करना है तो कर लीजिए। अब द्विक लवण की हम बात करते हैं। द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण डबल सॉल्ट, वियोगात्मक यौगिक वियोगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थाई होते हैं परंतु विलयन में अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कह सकते हो कि वे योगात्मक यौगिक या वे सॉल्ट जो ठोस अवस्था में अस्थाई होते हैं, यानी ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रहते हैं परंतु विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। यानी हम लिख सकते हैं अर्थात द्विक लवण
ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परंतु विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं परंतु विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बात करते हैं K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। यह फिटकरी है, यह भी द्विक लवण है, योगात्मक 1 2 दो लवणों का से मिलकर बनी है, तो यह योगात्मक यौगिक कहा जाएगा। द्विक लवण यह भी है, यह भी जब विलयन में जाता है तो अपने सभी आयनों में टूट जाता है। और भी एग्जाम्पल कर लिख देते हैं, जैसे मोहर लवण एक मोहर लवण होता है जिसे उसका फार्मूला है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4, NH4 का ट्वाइस SO4। यह मोहर लवण है 6H2O। मोहर लवण का फार्मूला है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। यह भी द्विक लवण की कैटेगरी में आता है। एक और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, कार्नेलाइट। KCl MgCl2 इंटू 6H2O। KCl MgCl2 यह कार्नेलाइट, इन सबको जलीय विलयन में डालोगे, यानी जलीय विलयन में आने के बाद यह अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इनको द्विक लवण की कैटेगरी में रखा जाता है। और ठोस अवस्था में ये वैसे ही रहते हैं, अस्थायी रहते हैं, ये आयनों में नहीं टूटते हैं, लेकिन जैसे ही विलयन में जाते हैं अपने आयनों में टूट जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं द्विक लवण, तो समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको कहते हैं संकुल लवण। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं, अर्थात जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उन्हें संकुल लवण कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए और नोट बनाते रहिए। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अस्थायी होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि यह
संकुल लवण जो होता है वो ठोस अवस्था और विलयन अवस्था में एक ही रूप का होता है, यानी वे योगात्मक यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान नहीं खोते हैं, अपनी पहचान बनाए रहते हैं, उन्हें संकुल लवण कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल इनका देखते हैं, एग्जाम्पल इनका देखते थे, लिख लेते हैं एक ठो K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। इस ब्रैकेट में ही दिखाना, ब्रैकेट में दिखाने का तरीका ही संकुल लवण को दिखाता है। अगर इस ब्रैकेट में, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इसके अंदर अगर लिखा गया है तो संकुल लवण होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर ऐसा है FeCN का होल 6 तो इस पे -4 होगा। ठीक है, क्यों? अगर इसको जल में डालोगे तो ये टूट जाएगा 4K प्लस इतना में, 4K प्लस इतना में, तो फिर भी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होना। यही संकुल लवण है, संकुल लवण यही है। एक और एग्जांपल लिख सकते हो, CONH3 का होल 6 Cl3, या इसको आप लिख सकते हो CONH3 का होल 6, इस पे 3+ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको भी जल में डालते हो तो Cl3, 3 ठो Cl के आयन निकल जाएंगे और इस पे 3+ हो जाएगा। एक Cl पे 1 माइनस, तो 3 Cl जाएंगे तो 3 माइनस जैसे ही हटेगा विलयन में, वैसे ही इस पे 3+ आ जाएगा। अर्थात इस प्रकार रहेगा, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा विलयन में। इसीलिए अस्थाई बोला जाता है, यह संकुल लवण बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है। इतनी बात आप समझ पाए, समझ गए लोग? तो संकुल लवण की परिभाषा आपने समझ गई, और द्विक लवण को भी आपने जान लिया। मैंने थोड़ा बांड के बारे में बताया, वो भी आपने जान लिया। अब हम आते हैं अपनी मुख्य टॉपिक की तरफ। हमारा है उपसहसंयोजक यौगिक। तो ये बनता कैसे है, ये बना होगा कैसे, और ये क्या क्या कहा जाता है, इन चीज़ों को हम जान लेते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। उपसहसंयोजक यौगिक, या इसी को कहते हैं संकुल यौगिक। ये होता क्या है? ठीक है, इनकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ये क्या होता है संकुल यौगिक? वे यौगिक जिसमें क्या था भाई? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसहसंयोजक परिसर, जिसमें उपसहसंयोजक परिसर के अंतर्गत, उपसहसंयोजक परिसर के अंतर्गत केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, या इसे कहते हैं आयन, और ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो होता है ग्राही होता है यहाँ। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन यानी ग्राही इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु
जिसे बोलते हैं लिगेंड। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु लिगेंड से उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, वे यौगिक जिसमें उप सहसंयोजक परिसर या उप सहसंयोजक परिसर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उप सह संयोजी परिसर। उप सहसंयोजी परिसर के अंतर्गत एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। यह यम जो है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहा जाता है। ठीक है, यह केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है, यह एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है भाई, किसी दाता परमाणु के साथ उप सहसंयोजक, यह उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसी को हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्लियर है? तो लिगेंड जो होता है दाता होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगेंड कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। जो यन है समन्वय संख्या कही जाती है, यानी इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजक संख्या बोला जाता है। उप सहसंयोजक संख्या मतलब उप सहसंयोजक बंधों की जो संख्या होती है वही समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कही जाती है। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ आपको जो दिख रहा है वही लिखा है। वे यौगिक, यह यौगिक है, वे यौगिक जिसमें उप सहसंयोजक परिसर के अंतर्गत केंद्रीय धातु परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु यानी लिगेंड से उप सहसंयोजक बंध, यह आपका बंध जो है उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक बोलते हैं। संकुल यौगिक आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही मजेदार। सीधा सीधा यहाँ आपको दिख रहा है केंद्रीय धातु परमाणु एक ये दाता इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु जिसे लिगेंड कहते हैं उससे उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। किसके अंतर्गत? एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। यह इसकी संरचना के आधार पर डिफिनीशन मैंने दी, और इससे पहले हमने इसे गुणों के आधार पर डिफिनीशन दी। गुणों के आधार पर क्या परिभाषा था कि यह अपनी आइडेंटिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी
सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, दोनों स्टेट में बनाए रखते हैं, अपनी पहचान दोनों अवस्थाओं में बनाए रहते हैं। अर्थात यह इनके गुणों के आधार पे था, यह इनकी संरचना के आधार पे मैंने डिफिनीशन दे दी। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, एक एक टर्म जो आपको टर्म दिखा है सबकी परिभाषा आपको अगली वीडियो में मिलेगा। लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, ये सभी टर्म की परिभाषा आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक ध्यान से पढ़ते रहिए। कुछ भी आपको डाउट इसमें हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।